नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, जहां पे हम स्टार्टिंग में ही आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। और सिर्फ सॉल्व नहीं कराते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं आपको। उस क्वेश्चंस में जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे होगा क्या, साथ में आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने को मिल गए और उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गए। तो वो करंट अफेयर बेस्ड में जितना भी न्यूज में कुछ ऐसा चीज रहा हो जिसके बेस में हमने क्वेश्चंस बनाए हो, वो सारे सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे। फिर इसी फॉर्मेट में हम अगले जो डेली करंट अफेयर क्विज के बाद क्या हम पढ़ाते हैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। यानी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक जो अभी रिसेंटली में न्यूज में रहा हो, उसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल डिटेल डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद जो मैप का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैप ऑफ द इंडिया के जो कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसा लोकेशंस वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी जो किन्हीं वजह से न्यूज में है। और याद रखिए, मैप का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई सा भी हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैप बेस्ड। तो इसीलिए हमारे मैप बेस्ड वो भी दो कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। उन दोनों को ही कवर कराते हैं। फिर लास्ट में हम आपको जनरल अवेयरनेस, यानी जो करंट अफेयर हमने पढ़ाया है, वो न किसी जीएस के पार्ट से तो रिलेटेड होगा ही। उसी के बेस्ड पे आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, जो कि है क्या, डेली करंट अफेयर क्विज। और ये जितने भी इसके जो पीडीएफ्स है और जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसी पीडीएफ्स को सारे हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा आपको। और साथ में टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो अगर मान लो किसी को कोई मिस हो गया हो आज का करंट अफेयर, तो आप वहां से जाके उसको सॉल्व करें और खुद से पूरा एनालाइज करें। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025। यानी नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का थीम क्या था? थीम मतलब जो इंपॉर्टेंट मोटो टाइप का, या फिर उसी थीम थीम मतलब कि मेन टॉपिक, यानी मेन इसका मोटो क्या है इसका। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए: ए वन हेल्थ फॉर ऑल, बी ग्लोबल हेल्थ यूनिटी, सी वन हेल्थ वन फ्यूचर, डी हेल्थ 360। आप 5 सेकेंड में कुछ अब इसको गेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो थोड़ा बहुत दिमाग आप इस्तेमाल कीजिए। फिर इसके बाद हम तो आंसर बताएंगे ही आपको। कुछ सेकंड के लिए आप इसको एक बार एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर हम बता रहे हैं आपको। चलिए, कैसे इसका आंसर आपने कुछ गेस किया होगा। तो इसका आंसर क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर। और वन हेल्थ वन मिशन असेंबली 2025, नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। और ये इनोग्रेशन हुआ कहां पे थे, ये असेंबली हुई कहां था अभी? भारत मंडपम, दिल्ली। भारत मंडपम। और ये जब असेंबली हो रही थी तो उस टाइम पे जेपी नड्डा और भी जितने इंपॉर्टेंट्स जो उस टाइम पे लीडर्स या फिर जो सेक्रेटरीज वगैरह वो प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा था कि यह असेंबली, ये जो थीम दिया गया है इस असेंबली में, वन अर्थ वन हेल्थ, वन हेल्थ वन फ्यूचर, ये सिर्फ एक थीम नहीं है। यह है कि इसमें जितने भी कोलैबोरेशंस होते हैं, एक ऐसा कि इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का भी योगदान है और कोऑपरेटिव्स ऑफ पीपल, यानी लोगों का भी योगदान है और सरकार का भी योगदान है। इसीलिए इसका थीम रखा गया एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक फ्यूचर। यानी सभी का कोलेबरेशन होकर एक सिंगल पॉइंट पे आके कहे वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर। तो इसका किसने स्टार्ट किया था, इसका इनोग्रेशन किसने किया? असेंबली का जो लीडर था, लीडरशिप किया था किसने किया था? जेपी नड्डा, यूनियन होम मिनिस्टर। और ये हुआ कहाँ? भारत मंडपम, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 69th
स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? यानी 69th इंडियन नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस का टूर्नामेंट किस स्टेट में हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? एक बार आप कुछ थोड़ा सा गेस कीजिए कि जो 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हुआ है वो किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर आप एक बार पॉज करके गेस कीजिएगा। इसका आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी अब यूनियन टेरिटरीज है, पहले राज्य हुआ करती थी, उस यूनियन टेरिटरीज में अभी 69th यानी 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 19 का, ये ध्यान रखना है, अंडर 19 का टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया won हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025? यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में जो हुआ उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे वो तो और हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर कुछ देर के लिए आप गेस कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अब ये बहुत रिसेंटली में ही हुआ है, तो आप, आई होप कि आप ये गेस कर पाएंगे कि आखिर होगा क्या। आई होप आपने गेस किया होगा इसको। इसका हो जाएगा आंसर 9, यानी टोटल 9 गोल्ड मेडल इंडिया के बॉक्सर्स जो कि पार्टिसिपेट किए थे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में। और ये हुआ कहाँ था? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, यानी भारत में ही हुआ था। और 9 गोल्ड मेडल्स जो आए इसमें, उसमें 7 तो सिर्फ महिलाओं ने ही लाए, यानी 7 बॉक्सर जो महिलाएं बॉक्सर है वो गोल्ड मेडल लेके आई, और बाकी के 2 जो गोल्ड मेडल्स लाए थे वह मेन थे। अगर कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया जाए, यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडलिस्ट इन वुमेन कैटेगरी, इस तरह से कह दे एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, तो इसके लिए ध्यान रखना, इसका तब हो जाएगा 7। अगर टोटल कहा है तो क्या हो जाएगा? 9। तो 9 में से 7 महिलाओं ने जीते हैं और 2 पुरुष ने जीते हैं। अगर 7 महिलाओं के नाम अगर आप याद रखने की कोशिश करें, तो एक निखत जरीन, कभी एग्जाम में भी ये भी पूछ देगा कि हाँ इनमें से कौन कौन से नाम है जो आपको बताने हैं कि कौन कौन ने जीता है। अगला है जैस्मिन लंबोरिया, जस्मीन लैम्बोरिया। तीसरा है परवीन हुड्डा, परवीन हुड्डा, ये महिला ही है, परवीन हुड्डा। चौथा नाम है नूपुर शहरान, नूपुर शहरान। पांचवा है अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी, इसी लिख देता हूँ। 6 में आ जाएगा प्रीति पवार, प्रीति पवार। और लास्ट में है यानी 7वां जो लाया है उसका नाम है मीनाक्षी हुड्डा, मीनाक्षी हुड्डा। अब एक बार वो दो दो रह गए हमारे मेन, मेल कैटेगरी में जो जीते हैं उस 2 का नाम क्या है? सचिन सिवाच और हितेश गुलिया, सचिन सिवाच और हितेश गोलिया। और बॉक्सिंग के जो मैचेस होते हैं वो वेट कैटेगरी वाइज होते हैं, तो इन सभी को अपने अपने वेट कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मिला होगा, ये बात है, ध्यान रख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 7 नाम याद रख लीजिए, कभी एमसीक्यू वैसे ही पूछ देंगे कि इन चारों में से किसने या वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल 2025 में या अवार्ड जो वर्ल्ड कप है गोल्ड मेडल है वो जीता है। तो आप ये 7 नाम याद रखिएगा, निखत जरीन, जस्मीन लंबोरिया, परवीन हुड्डा और नूपुर शेरान, अरुंधति चौधरी, प्रीति पवार और मीनाक्षी फोगट। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर वाज द फर्स्ट रामकृष्ण मिशन कॉलेज इन द नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड। यानी अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में रामकृष्ण मिशन कॉलेज की स्थापना हुई है, तो वो कौन से शहर में हुई है वो बताना है आपको। आइजोल, सोहरा, कोहिमा और अगरतला, ये चार ऑप्शन दिए गए, एक बार आप गेस कीजिए। और ये रामकृष्ण मिशन कॉलेज आपको पता ही होगा, रामकृष्ण जो मिशन था स्टडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, इसमें कौन कौन से शामिल थे, स्वामी ये विवेकानंद भी शामिल थे। तो रामकृष्ण मिशन कॉलेज एक रामकृष्ण मिशन स्कूल भी है जो देवघर झारखंड में भी है, उसी से ही रिलेटेड है। इनके जो पूरा प्रॉपर एक एसोसिएशन है, मिशन है, एक तरह से सोसाइटी है इनकी। तो रामकृष्ण मिशन कॉलेज अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो इसका आंसर है सोहरा। यह मेघालय में हुआ है। लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ एक कॉलेज होगा, मेघालय के सोहरा जगह पे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल एट 74th एडिशंस ऑफ द पीजेंट। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया है 2025 का 74th एडिशन जो हुआ है। आपके ऑप्शंस है फातिमा बॉश, मनिका विश्वकर्मा और परवीनार सिंह और विक्टोरिया केजार थिवली। इस ये अभी हाल ही में हुआ है 2025 में, चौथा 74th एडिशन हुआ है वो मिस यूनिवर्स 2025 का। और ये अवार्ड दिया गया है किसे, मैक्सिको की फातिमा बॉश को। मैक्सिको की फातिमा बॉश को यह अवार्ड दिया गया है मिस यूनिवर्स 2025 का। और हमारे इंडिया की मनिका विश्वकर्मा जो है, लगभग फर्स्ट 30 राउंड, जो लास्ट 30 राउंड होता है जिसमें से उस 30 में से फर्स्ट कोई आएगा, फिर उसके बाद 12 राउंड भी होता है, मतलब फर्स्ट 12 राउंड होता है। तो हमारे इंडिया की मनिका विश्वकर्मा फर्स्ट 30 राउंड तक गई थी, लेकिन आखिरकार जीत की हुई किसकी हुई, फातिमा बॉश, जो कि मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल इस बार इनॉग्रेट किया गया है। तो कहा जाता है कि जो ऐसे टाइटल्स जब दिए जाते हैं मिस यूनिवर्स के, तो उसमें कुछ कुछ राउंड्स होते हैं और कुछ कुछ ऐसे कंपटीशन जैसा होता है। तो लास्ट वाले राउंड में जिसकी वजह से इनको दिया ही गया है मिस यूनिवर्स, उसमें होता है कि हर एक कंटेस्टेंट के हेडफोन लगा दिए जाते हैं और उससे कुछ सवाल किया जाता है। सवाल किया जाता है और हेडफोन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सवाल दूसरे से किया तो उसके आंसर वो कॉपी ना कर ले। तो इनसे कुछ पूछा गया कि अगर आप मिस यूनिवर्स बनती हैं तो कैसे महिलाओं की आवाज को उठाएंगी। तो उनका आंसर बहुत अच्छा था, कुछ अलग तरह का आंसर, कि महिलाएं खुद को अपने आप को पहले काबिल समझे और वो जो भी कर रही हैं ये मान के चले कि उनकी काबिलियत है। और भी बहुत सारी बातें महिलाओं के जो की बात जो मिस यूनिवर्स के जो होस्ट थे या होस्ट कहे या फिर जो ज्यूरी मेंबर थे उनको बहुत अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिला फातिमा बॉश को 74th एडिशन का मिस यूनिवर्स 2025। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहली बार इंडिया की किस महिला को मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, और सिक्स क्वेश्चन है क्या, वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025 वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन नवंबर 2025। यानी किस डेट को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है, यानी 2025 में वर्ल्ड टेलीविजन रिसेंटली मनाया गया, किस डेट को मनाया गया ये सवाल है। और इसका आंसर अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 21 नवंबर। यानी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बीन कंफर्म्ड एज द होस्ट ऑफ कॉप 31 2026 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अभी हाल ही में ये बहुत डिबेट चल रहा था कि कॉप 31 का किस कंट्री को होस्ट करने का मौका दिया जाए। तो बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था, क्यों, इसके आंसर से ही पता चल जाएगा। पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए, टर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। चार ऑप्शंस हैं, एक बार आप गेस कीजिएगा बोर्ड वीडियो पॉज करके। इसका आंसर हालांकि टर्की है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी, दो सबसे मेन कंटेस्ट इस बीड में थी, वो थी एक ऑस्ट्रेलिया और एक टर्की। और रिसेंटली में ऑस्ट्रेलिया ने खुद को बहुत ज्यादा मतलब डिबेट और डिस्कशन हुए आपस में, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ किया और कॉप 31 का जो होस्ट है इस बार टर्की को दिया गया। और कॉप 30 कहाँ हो रहा है, अभी ही बेलेम ब्राजील में, जहां पे अभी हाल ही बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखा है, एक ऐसे साइट पे आगजनी भी हुई, आप न्यूज में पढ़ते ही होंगे सब चीजों के। अगला क्वेश्चन है कि हु वन द फिक्शन अवार्ड एट द
70th नेशनल बुक अवार्ड 2025, यानी 2025 के 70th राष्ट्रीय बुक नेशनल बुक अवार्ड, राष्ट्रीय किताब जो किताब अवार्ड है, पुरस्कार किसे दिया गया है? फिक्शन में, फिक्शन यानी कि काल्पनिक, ऐसी कहानी जो काल्पनिक हो, यानी उसने ऐसा कुछ हिस्टोरिकली या फिर कुछ असल में वो घटना घटी नहीं हो, वो फिक्शन होता है। फिक्शन मतलब काल्पनिक, उसने जिसके कैरेक्टर है बिल्कुल ही काल्पनिक है, उसकी कहानी कभी भी किसी बिल्कुल सेम नहीं होती है, और हालांकि मिल सकते हैं, कोई वो एक जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा। तो फिक्शन अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? रवि एल्मेडाइन को, रवि एल्मेडाइन को दिया गया है। और इसकी उनकी बुक जो, हालांकि जो रवि, ये फिक्शन ये अवार्ड जो है नेशनल बुक अवार्ड और भी सारे कैटेगरीज में जाता है, जैसे पोएट्री में भी दिया जाता है, यंग अचीवर्स अवार्ड भी दिया जाता है इसमें। तो इस बार फिक्शन का जो अवार्ड दिया गया है रेबिन अल्मेडाइन को दिया गया है। और उनकी बुक का नाम क्या था? उनकी बुक का नाम है, बहुत ही फेमस हो गया था उनका बुक उस टाइम पे, इनकी बुक का नाम कुछ इस तरीके से था कि द, एक राजा और उसके, इसके जो इनका बुक है फिक्शन, उसके थीम कुछ इस तरीके से है, जो गाजा में जो हमले हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उसी से कुछ रिलेटेड एक फिक्शन कहानी बनाई गई थी। तो उसी के रिलेटेड कुछ कहानी थी, उनकी बुक का नाम था। तो बुक का नाम एग्जैक्टली उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि द साइलेंट ऑफ राजा एंड द गलीबल, ऐसे कुछ नाम होगा, एक बार आप उसको सर्च करिए देगा तो पता चल जाएगा। तो रेबिन एल्मेडाइन जो एक राइटर है, ऑथर है, उन्होंने एक फिक्शनल किताब लिखी थी, उसी को 69th नेशनल बुक अवार्ड दिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज होस्टिंग द फोर्थ एडिशन ऑफ NIIO सेमिनार स्वावलंबन 2025, ऐसी यानी कि इसमें से चार में से किस ऑर्गेनाइजेशंस को NIIO सेमिनार स्वावलंबन 2025 का होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर एक बार आप गेस कीजिएगा, तब तक मैं बता देता हूं। इसका है कि NIIO होता है नेवल इंटेलिजेंस एंड इंडिजीनियस इनोवेशंस, इनोवेशंस, इनोवेशंस एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन कुछ है, यानी किसे, जो नेविगेशन जो होते हैं नेवल के रिलेटेड, उसके इनोवेशंस और इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस है स्वावलंबन, यानी स्वावलंबन का मतलब होता है खुद के काम खुद से करने का, वो जो प्रोसेस है वही स्वावलंबन है। तो इस बार दिया गया है इंडियन नेवी को, यानी इस बार इंडियन नेवी जो है इनोवेशंस और इंडिजिनियस पे जो काम करेगी, वो इंडिजिनाइजेशंस और इनोवेशंस पे काम करेगी। और इसका थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशंस एंड इंडिजिनाइजेशंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which traditions per product from Uttar Pradesh has recently received a geographical tag in November 25? अभी हाल ही में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, यानी वो उत्तर प्रदेश से वो जगह है। तो इस बार का मिला है मेरठ बिगुल को। बिगुल, बिगुल आप देखते होंगे ज्यादातर परेड वरेड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कुछ इस तरीके से होता है, इसको मुंह में ऐसे फूक मार के बजाते हैं। तो वो बिगुल को इस बार जो मेरठ की ही प्रोडक्ट है, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला पार्ट देखिए जो हमारा रिलेटेड है टॉपिक ऑफ द डे से, और टॉपिक ऑफ द डे में आज क्या है? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स, अब इस वर्ड कोई नया नहीं है आपके लिए। कोऑपरेटिव्स हालांकि होता क्या है, इसका अगर बहुत ही सिंपल वे में समझे तो आप इस एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा खेती का एरिया है, मतलब एक फार्म एरिया है, लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है।
कृषि का जो खेत है पूरा वो है। मान लीजिए किसी एक आदमी का ये एरिया है, किसी एक आदमी का ये एरिया है और किसी एक आदमी का ये एरिया है और बीच में मान लीजिए थोड़ा सा रास्ता है ताकि वो लोग भी जाए। और ये एरिया है, ये एरिया सब आदमी का अलग अलग है, ये 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 अलग है। अब सभी अलग अलग खेती करते होंगे, ऑब्वियसली आपके माइंड में ये आएगा। कभी इन 6 लोगों यानी 6 फैमिली के लोगों को ये दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग साथ में कोऑपरेटिव्स मतलब खुद आपस में ही सहयोग करके कुछ ऐसा कर सके ताकि जो हम अपने जो जमीन है उस पे मेहनत अकेले कर रहे हैं और इकट्ठा करें इन सभी को शामिल करके और जो प्रोडक्टिविटी होगी आपस में शेयर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए किसी फैमिली का मेंबर इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे तो सारे कोऑपरेटिव्स है तो उसके कोऑपरेशन कोई और कर देगा। मान लीजिए वो एब्सेंट है तो वो कर देगा। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहली बात, सबका एक कोऑपरेशन है तो ये चोरी चकारी वाला मसला खत्म। कोई किसी का चोरी नहीं करेगा इस तरह से, ये इसका और आपस में कभी जमीन की लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोऑपरेटिव्स होगा तो पूरा नाप जोक करके आपस में कोऑपरेटिव करेंगे, पूरा एक बैठ के डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, फायदा क्या है, सबसे पहली बात फायदा ये है कि इसको अगर कोई एक फैमिली भी उस टाइम पे प्रेजेंट है, अब मान लीजिए किसी को रात में ठहरना हो, अब हर किसी के फैमिली के एक एक मेंबर को ठहरना होगा। एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, नॉर्मल चीज है मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि लोग ठहरते होंगे, कुछ ज्यादा लोग भी ठहरते होंगे। तो मान लीजिए कुछ ऐसा करे कि हाँ, 6 लोगों की जगह सिर्फ 3 ही लोग रहेंगे और रोटेशन में बांट लेंगे, आज इसका, आज इसका, आज इसका, 3 लोग रहेंगे रात में। ये सिर्फ एक देख रेख की बात, एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं हम। और ऐसे ही तो सभी ये देख रेख आसान हो जाएगी। अगर ऐसे ही मान लीजिए प्रोडक्शंस की बात होगी तो ये कह देंगे कि एक बार हम क्या करते हैं, सभी लोग इकट्ठा दाल कर लेते हैं, या फिर कह लेंगे ऐसा करते हैं इस एरिया में हम मशरूम करते हैं और मशरूम की जो लागत है हम दोनों शेयर कर लेंगे। कुछ ऐसे लोग कहेंगे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं। मान लीजिए कभी इसको लॉस हो गया, अगर ये अकेला होता तो ये पूरा का पूरा लॉस खुद से आता, उसको कहीं प्रॉफिट ही नहीं होती। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली, इसने कोऑपरेशन कर दिया, तो किसी एक को लॉस भी होगा तो कोऑपरेशन उसको मदद करने में आगे आएगी और वो इकट्ठा प्रॉफिट भी होगा, इकट्ठा लॉस भी होगा। इसीलिए कोऑपरेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट आया तो बहुत सारे लोग खुश हुए कि हाँ, इससे बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर और बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। और ये कोऑपरेटिव्स जो टॉपिक है आज के न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली में ये देखा गया है कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, जो कि इंडिया की सबसे फेमस ब्रांड जिसकी आप आइसक्रीम या फिर दूध ये से लेते होंगे, अमूल का, उसी की देखरेख करती है अमूल का, इसको दिया गया है ये इसने एक टॉप ग्लोबल पोजीशन पूरे वर्ल्ड में जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे फर्स्ट रैंक पे आई है। ही सिक्योर्ड द टॉप ग्लोबल पोजीशन अमंग कोऑपरेटिव्स इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस। पर कैपिटा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेटिव्स के एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे टॉप पे आई है। और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो इसको रिलीज किसने किया है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अभी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 का एक रिपोर्ट दिया है। उसमें यह बताया है कि अमूल यानी गुजरात कोऑपरेटिव GCMFF जो है, एमएफ ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है कोऑपरेटिव में। जो क्या था उसका पर कैपिटा इन पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन जीडीपी, जीडीपी के पर कैपिटा इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस में यह फर्स्ट रैंक लाई है, इसलिए न्यूज में है। अब कोऑपरेटिव क्या है, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि यह एक वॉलेंटियर ही होगा, आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। और ये डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, जब मैंने वो एग्जांपल में बताया था डेमोक्रेटिक एसोसिएशन कैसे हुआ, कि सभी लोग आपसी सहमति में हर कोई अपना अपना इक्वल अधिकार रखते हुए वो एसोसिएशन को बढ़ाएगा, डेमोक्रेसी को, ताकि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो जरूरतें हैं उसको पूरी किया जा सके। कैसे, जॉइंटली ओन्ड इंटरप्राइजेस, मतलब हर इकट्ठा होके एक साथ होके जो कोऑपरेटिव है उसके साथ से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसके, 1 मेंबर 1 वोट, यानी 1 मेंबर के पास 1 वोट होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हो कोई कम हो, इस तरह से। तो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है इंडिया का, इसके अगर इतिहास में जाए हम तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि 19th सेंचुरी में रूरल रूरल डेप्ट और एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए, या डेप्ट, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको चलाया गया था।
साइड में देखिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर हम देखें, और शुरुआत में ही द कोऑपरेटिव एक्ट्स ऑफ 1904 और 19 लेड द लीगल फाउंडेशन। अगर हम कहेंगे कि आखिर कब ये कोऑपरेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ, और इसकी जो आज हम इस टाइम पे देख रहे हैं कोऑपरेटिव का जो स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला है बाद में जाके, वो आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत कहीं अगर आप देख पाएंगे तो कोऑपरेटिव एक्ट्स ऑफ 1904 और 1912 में इसके लीगल फाउंडेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक। अगला है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें तो अभी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 वाला देखें तो इसी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है। यानी ये कोऑपरेटिव स्टेटस तो पहले भी थी, 1912 1921 में भी हमको ये दिख रहा देखने को मिला, 1912 में भी दिख रहा है। लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। और आर्टिकल 19 के क्लॉज के सब क्लॉज सी में भी देखेंगे जो राइट टू फ्रीडम की बात करती है, उसमें क्लियर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी सोसाइटीज को चाहे तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकती है। इस पे कोई लिमिटेशंस, कोई रोक टोक नहीं है। राइट टू फ्रीडम में एक्सप्लिसिटली ये बात कही गई है। आगे देखिएगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि स्टेट्स को ऐसे करना है सरकार के द्वारा, मतलब संविधान के द्वारा, उसके आर्टिकल 43 बी में ही कह दिया गया है कि स्टेट यानी राज्य या सुनिश्चित करेगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट कर सके। हमारे संविधान में शुरुआत में ही आर्टिकल 43 बी में यह कह दिया गया कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए राज्य हमेशा प्रयास करेगी। और इसके पार्ट 9 बी में भी तो इस कहा गया है आर्टिकल 243 जेड एच से जेड टी तक कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, और कोऑपरेटिव से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे दिए गए होंगे। फिर आगे देखिए, लीगल बैकलिंग देखेंगे तो स्टेट कोऑपरेट, अगर कोई स्टेट कोऑपरेटिव है तो कहाँ फॉल करेगा, स्टेट लिस्ट में। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है तो यूनियन लिस्ट में। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एमसीएस एक्ट 2002 है, वही एमसीएस एक्ट 2002 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को रेगुलेट करता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार सुपरवाइजेस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होगा वही स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को गाइड करेगा। फिर उसके बाद एमसीसी एक्ट, जो एक्ट 2023 वाला है, वो ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और कंप्लायंस को मैकेनिज्म को डील करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021, यही सारा कुछ इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोऑपरेशन से रिलेटेड, फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड सारा कुछ डील करेगा। और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8.42 लाख कोऑपरेटिव है अभी, और 19 करोड़ के आसपास मेंबर है। लगभग 27% ग्लोबल कोऑपरेटिव मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। टॉप कोऑपरेटिव कौन सी है, अमूल है, इफको है, वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड के टॉप कोऑपरेटिव में आते हैं। और महाराष्ट्र में तो अकेले 25% सारे कोऑपरेटिव आपको मिलेंगे। जैसे आप लिज्जत पापड़ वगैरह खाते होंगे, वो सारे पापड़ वगैरह सब कैसा है, वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही मिलकर बनाती है। और इंटरेस्टिंगली सबसे बात यह है कि लिज्जत पापड़ जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉनिटर करती है उसको, वो सारी के सारे महिलाएं वर्कर ही है वहाँ पे। और सरकार के भी सहकार से समृद्धि तक ये जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से, सारे की चीजें उसको बढ़ावा देती है। और इंटरनेशनल में देखें तो यूएन जनरल असेंबली जो है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया गया है, जिसका थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, यानी कोऑपरेटिव ही बेटर वर्ल्ड को बना सकता है। और इंडियन कोऑपरेटिव अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में। और यह प्रमोट क्या क्या चीजें कर रहा है, सेल्फ हेल्प, इक्वालिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये सारा आज का क्या था, हमारे कोऑपरेटिव से रिलेटेड था। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हमारे जो जीसीएमएमएफ है उसको फर्स्ट रैंक मिला है
चलिए अब अगला जो सेक्शन है वो देखते हैं। वो क्या है आज का? मैप ऑफ द डे भारत। और आज मैप ऑफ द डे भारत जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो मैप ऑफ द डे भारत में है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। यानी नॉर्थ माउंटेन इंडिया में जितने भी माउंटेन्स हैं उन सभी को जिक्र किया गया है। इसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं। द ग्रेटर हिमालय, जो अगर मेजर पीक्स और ग्लेशियर्स की हम बात करें तो क्या क्या है यहाँ पे? ग्रेटर हिमालय जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, और हाइट एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,848 18 यानी माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा से लगभग देख लीजिए कितना इसको मैनेज कर, उतना ही है। और काराकोरम रेंज जो है वह गैसरम्पम 1 और ब्रॉड पीक वहीं पे मिलेगा, काराकोरम रेंज K2 में। और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोल्स में है वो सियाचिन ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट पासेस कहाँ कहाँ है? जोजिला। जोजिला कहाँ है? जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है वो जोजिला पास। पास क्या होता है? एक छोटा सा एक मतलब माउंटेन्स के बीच में एक जगह सा रास्ता सा होता है जिससे एक नेविगेशन थोड़ा आसान हो जाता है। बड़ा, हालांकि वो मुश्किल ही एरिया है लेकिन फिर भी एक समतल एरिया जो जिससे लोग पास कर सके। तो जोजिला पास कश्मीर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। और नथुला है, रोहतांगला है, बनिहाल पासला, शिप्किला और गंगोत्री और यमुत्री ग्लेशियर्स तो आपको हिमालय के रिवर पे मिल ही जाएगा। कश्मीर वैली में पीर बंजाल, जस्कर, दल और वुलर लेक्स मिलेगा। पंजाब हिमालयाज में ज्यादातर इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ज्यादा कुछ होता है। पंजाब हिमालयाज में कौन सबसे ज्यादा ड्रेन करता है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। कुमाऊं हिमालय में सबसे बड़ा पीक कौन सा है? जो पीक सबसे बड़ी है नंदा देवी। और नेपाल हिमालयज में सबसे हाईएस्ट पिक्स आपको कहीं मिलेगी तो नेपाल हिमालयस में ही मिलेगी। और सिक्किम हिमालयस में कंचनजंगा है और उस हाई बायोडाइवर्सिटी जोन्स है। ये सारा कुछ हम नॉर्दर्न हिमालय के जो माउंटेन्स और उसके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही ले रहे हैं। एग्जाम पॉइंट से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दार्जिलिंग हिमालयज ये ट्रांजिशन है इंडिया और ईस्टर्न सेंट्रल रेंज के बीच में। ईस्टर्न हिल्स में पूर्वांचल में कौन कौन से हिल्स हैं? पटकईबूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। और पूर्वांचल हिल्स क्या क्या है? डिस्ट्रिक्टेड रेंजेस है जहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेगा और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस मिलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस मींस आप जूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते होंगे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से जानते होंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस मींस कुछ लोग, कुछ आदिवासी लोग, एसटीज क्या करते हैं, ट्राइब्स एरिया वाले लोग, मान लीजिए पहले किसी एक एरिया में रह रहे थे, अब दूसरी जगह जो जाना हो तो वहां के काट के जला के चले जाते थे ताकि उनको ट्रेस करना मुश्किल हो सके। ऐसा कल्टीवेशन था, बहुत ही कम होता है। और ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर वाला एरिया है उसमें नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री और काराकोरम रेंज मिलेगा, लद्दाख रेंज मिलेगा। और यह एरिया जो है एरिड है, कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। लद्दाख वाला एरिया कोल्ड डेजर्ट है और यहीं पे आपको इंडस रिवर का फ्लो मिलता है लद्दाख रिवर में। आगे हमारा जो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आज क्या है? माउंट रेनियर। माउंट रेनियर जो है यह हाईएस्ट पीक है वॉशिंगटन स्टेट, जो कि 14,410 फीट है। और यह लाई कहां करती है? माउंट रेनियर नेशनल पार्क के भीतर ही, जबकि जो 64 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ टकोमा है। इन टकोमा की 64 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में है ये। और ये एक स्ट्रेटो वल्कन है। स्ट्रेटो वल्कन एक वीडियो में बताया था किसके स्टीप होते हैं वल्कन उसके, मतलब जैसा वल्कन नॉर्मली ऐसे मिलेगा आपको, यानी थोड़ा सा कम स्टीप होता है आपको। इस एलिवेशन जो इसका जो स्लोप है ज्यादा टेढ़ा नहीं, मतलब सीधा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटो वोल्केनो में बहुत स्टीप हो जाता है वो। और ये 1 मिलियन ईयर्स अगो के रिपीटेड लावा इरप्शंस की वजह से बना है। और 150 साल पहले इसकी जो इरप्शन एक्टिविटी देखने को मिले और हाल तक अभी तक मिल ही रहा है। लगभग 100 स्क्वायर माइल्स का एरिया है इसका। और 25 नेम्ड ग्लेशियर्स है यहाँ पे, कहाँ पे? माउंट रेनियर में, जो कि वेल स्टडी निस्सेक्वाली ग्लेशियर्स के भी नाम से, मतलब वो जो ग्लेशियर है वहां भी आपको मिलेगा। निस्सेक्वाली ग्लेशियर्स है जो कि रिट्रीट एडवांस साइकिल्स की वजह से, और साइंटिस्ट स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं अपने साइंस से रिलेटेड। और
माउंटेन जो है इसके 3 मेन समिट पिक्स है, लिबर्टी कैप, पॉइंट सक्सेस और कोलंबिया क्रेस्ट। जॉर्ज वैनक्यूअर जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इसको पीक को नाम रखा था पीटर रेनियर पीक जो है, कब 8 मई 1972 को। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल जो इसका एसेंट है वो अचीव कब किया गया था, किसकी द्वारा किया था, क्या हजार्ड स्टीवंस और फिलिपिन्स वैन ट्रम्प ऑन 17 अगस्त 1870 को। और माउंटेन जो है उस लोकल इलाके में कुछ कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे माउंट टकोमा और तहोमा। और माउंट रेनियर नेशनल पार्क जो है वह 1899 में, जो कि 5th ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, वो आपको मिलेगा यहीं पे। और कार्बन ग्लेशियर्स भी है जो रेनियर्स के थिकेस्ट ग्लेशियर्स के कॉन्टिनेंटल, जो यूएस के सबसे थिकेस्ट ग्लेशियर्स में है। और इमोन्स ग्लेशियर जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है यूएस में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे कहाँ, किसके, माउंट रेनियर में, जो हमारे वर्ल्ड ऑफ द मैप के कॉन्टेक्स्ट में था। अब अगला देखिए, जो कि वह काम अब आपके लिए है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं डेली जनरल अवेयरनेस में, वो आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार प्ले कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सके और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लेफ्ट में ही आ रहा है, पीएम मोदी टू अटेंड। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, और फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। इन सभी क्वेश्चन को एक बार करके देखिएगा। सिक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन ये रहा नीचे में, बिल्कुल सिक्स क्वेश्चन, द इंडो गंजेटिक प्लेन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ से फिर अगले पेज में स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। फिर ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं। फिर सेवंथ क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स रिमेन्स इन न्यूज ड्यू टू इट्स फिजिकल्स। फिर एट्थ क्वेश्चन ये रहा राइट में, और इसके ऑप्शंस ये रहे। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम कंटिन्यू रखेंगे इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स को। थैंक यू वेरी मच।